दोस्तों, नीलम ओझा हिंदी यूपीएससी ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला है, कूका आंदोलन का प्रारंभ निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से हुआ था? भारत को तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सिख धर्म को शुद्ध करने के दृष्टिकोण से कूका आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। दूसरा हो गया, बहावी आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? बहावी आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराना, कि भारत में मुस्लिम शिक्षा को प्रोत्साहित करना, या भारत में हिंदू मुस्लिम एकता की स्थापना, या भारत में मुस्लिम सत्ता की पुनः स्थापना। तो 2 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। बहावी आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य भारत में मुस्लिम सत्ता की पुनः स्थापना थी। अगला है, बहावी आंदोलन ने मुसलमानों में प्रचलित अंधविश्वासों पर आधारित प्रथाओं का परित्याग करने तथा ईश्वर की भक्ति पर बल दिया। भारत में इस आंदोलन का प्रवर्तक कौन था? तो दोस्तों भारत में इस आंदोलन का प्रवर्तक सैयद अहमद बरेलवी था। सैयद अहमद बरेलवी। अगला है, बहावी आंदोलन 1820 से 70 के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? इसके संस्थापक सैयद अहमद राय बरेली थे। और दूसरा है, इस आंदोलन ने सिखों एवं अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद छेड़ा। इन्होंने 4 खलीफाओं की नियुक्ति की थी। और सैयद अहमद की मृत्यु के पश्चात आंदोलन का केंद्र पटना आ गया। तो ये तीनों तो सही लग रहा है। इसके संस्थापक, यह गलत है। इसके संस्थापक सैयद अहमद राय बरेली थे। अगला है, निम्न का मिलान कीजिए। कर्नल फिनिश, दूसरा लेफ्टिनेंट बाग, तीसरा लेफ्टिनेंट हडसन और चौथा लेफ्टिनेंट बिलोवी। तो दोस्तों देखते हैं, कर्नल फिनिश यह 3 में जाएगा। मेरठ में 11वीं नेटिव इन्फेंट्री का कमांडिंग अफसर जिसे सिपाहियों ने मार दिया, ये 3 में जाएगा। लेफ्टिनेंट बाग 1, 2 में नहीं जाएगा, यानी ये 4 में जाएगा। वह अधिकारी जिसे मंगल पांडे ने बुरी तरह घायल कर दिया, कौन? लेफ्टिनेंट बाग। लेफ्टिनेंट हडसन हो गया अधिकारी जिसने दिल्ली पर अधिकार कर मुगल बादशाह के पुत्रों की हत्या करवा दी। और लेफ्टिनेंट बिलोवी, यह दिल्ली का शस्त्रागार विद्रोहियों के हाथों में पड़ने के भय से उड़ा दिया गया। अगला है, ब्रिटिश सेना में सेवारत भारतीय सैनिकों का पहला सैनिक विद्रोह कहाँ हुआ? तो ये तो बताना नहीं पड़ेगा, लग रहा है बैरकपुर आंसर हो जाएगा। 7वां है, नई भू राजस्व व्यवस्था के विरोध में रामोसी विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? तो दोस्तों उमा जी ने किया था। अगला है, मिलना नहीं, ये कथन और कारण वाला आ गया। तो कथन और कारण कह रहा है, ये आप पढ़ लीजिएगा। अब टाइम लगेगा। अब 8 नंबर पे आते हैं। पागलपंथी धार्मिक पंथ सत्य, समानता और भाईचारे का सिद्धांतों का अनुयायी था। और दूसरा कह रहा है, यानी कारण, इसके नेता टीपू ने सशस्त्र अनुयायियों को संगठित किया तथा काश्तकारों के जमीनों के विरुद्ध भड़काकर उनके गढ़ों पर आक्रमण किया। तो ए भी सही है, आर भी सही है, बट यह आर ए का सही कारण नहीं दे पा रहा है। अगला है, कूका आंदोलन का प्रारंभ राजनीतिक आंदोलन के रूप में हुआ। और दूसरा है, पश्चिमी पंजाब में इस आंदोलन का उद्देश्य सिख धर्म में प्रचलित अंधविश्वासों व बुराइयों को दूर कर इस धर्म को शुद्ध करना था। तो यहाँ ए नंबर गलत हो गया और आर सही हो गया, यानी कारण। अगला है, 10वां, किस वर्ष अखिल भारतीय किसान सभा में अन्य सभी किसान सभाएं सम्मिलित हो गई थी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1936 में, 1936 में। अगला है, निम्नांकित कथनों पर ध्यान दें। 1918 में स्थापित उत्तर प्रदेश किसान सभा के गठन से मदन मोहन मालवीय तथा इंद्र नारायण का जुड़ाव रहा था। और दूसरा कह रहा है, एका आंदोलन के नेताओं का गांधीय कार्यक्रम तथा कांग्रेस की अहिंसात्मक एवं अनुशासित सिद्धांत के प्रति प्रतिबद्धता नहीं थी। तो ए
और क्या कह रहा है, कथन सत्य है, तो ए और दो दोनों सत्य है। तो उस हिसाब से हम कूट देख लेंगे और आंसर कर देंगे। अगला है, प्रसिद्ध बंगाली लेखक दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण नामक नाटक में किन लोगों के उत्पीड़न का चित्रण किया है? आम जनता, दस्तकार, हथकरघा बुनकरों या नील की खेती करने वाले काश्तकारों। तो दोस्तों यहाँ नील की खेती करने वाले काश्तकारों का। अगला है, 1872 से 76 के दौरान पूर्व बंगाल में किसके द्वारा किए जा रहे उत्पीड़न के विरुद्ध कृषि जन्य अशांति हुई? ब्रिटिश सरकार या साहूकार या जमींदारों या विदेशी नील उगाने वालों? तो दोस्तों यह जमींदारों के कारण हुआ था। अगला है, निम्नलिखित प्रश्नों में से फिर से दो वक्तव्य चुनिए, आप देख लीजिएगा। पहला कह रहा है कथन ए और दूसरा हो जाएगा आर। तो कह रहा है, हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दक्कन में उपद्रव से पूर्व किसानों ने साहूकारों का सामाजिक बहिष्कार किया। हाँ, किया था। और कथन और दूसरा आर यानी कारण दे रहा है, इस उपद्रव के दौरान किसानों ने साहूकारों से ऋण अनुबंध तथा अन्य कागजात छीन कर जला दिए। तो यह सही है, बट इसका कारण नहीं दे पा रहा है ए का। दूसरा है, 1930 व 40 के दशकों में हुए किसान आंदोलन को व्यापक जन समर्थन मिला। हाँ, मिला था। उसके बाद दूसरा कह रहा है, 1929 से 30 क्या है, 1929 से 30 की महामंदी के परिणाम स्वरूप कृषि उत्पादों के मूल्य में गिरावट आई, लेकिन लगान और कर पहले जैसे ही बने रहे, जिस कारण किसानों की आर्थिक दशा बिगड़ रही थी। तो यह भी सही है, ए और आर दोनों सही हैं। अगला है, 1937 में कांग्रेस मंत्रिमंडलों की सरकारों से सत्ता में आने पर ऋण राहत मंदी के दौरान जब्त की गई जमीनों के पुनर्प्राप्ति तथा काश्तकारों के लिए काश्तकारी अवधि में वृद्धि करने के लिए विभिन्न प्रकार के कृषि संबंधी कानूनों के साथ साथ संबंधित नए अधिकारों के नए परिवेश का वातावरण बना और किसानों के लिए नई आशाएं जगी। इतना लंबा, हाँ, तो ये सही है। और दूसरा बोल रहा है, कांग्रेसी सरकारों द्वारा ये सभी उद्देश्य पूर्ण रूप से पूरे नहीं किए जा सके क्योंकि सत्तारूढ़ नेता कृषि जन्य संबंधों जैसा नाजुक विषय से दूर रहना चाह रहे थे। तो ये सही नहीं है, यह गलत है। सही होते हुए भी यह गलत है क्योंकि उसका सही कारण नहीं दे पा रहा है। उसके बाद है, प्रथम स्वाधीनता का है जो भी क्या संग्राम 1857 से पूर्व किस वर्ष अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे आर्थिक शोषण के विरुद्ध बिहार के संथाल जाति ने विद्रोह किया था? तो दोस्तों यह तो 1853, 54, 50, 51 नहीं है, यह द नंबर आंसर हो जाएगा। किसके विरुद्ध? 1855, 56। ठीक है। अगला कह रहा है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से। सिद्धू, भगत, जवाहरलाल, तीरथ सिंह और बिरसा। लास्ट का नहीं आ पाया है ना फोटो। अच्छा, तो इसमें सिद्धू का हो जाएगा, हाँ आया है। सिद्धू का हो जाएगा दोस्तों यहाँ संथाल, यह संथाल से। भगत जवाहरलाल यह मुंडा कुका से ना, भगत जवाहरलाल कुका आंदोलन। हाँ, तीरथ सिंह हो जाएगा खसी या खासी। बिरसा मुंडा, तो ये हम सभी जानते ही हैं। अगला है, मध्य भारत में छोटा नागपुर की कोल जाति के विद्रोह का प्रमुख कारण था अंग्रेजों द्वारा उनके धर्म में हस्तक्षेप, या अंग्रेजों द्वारा उनकी स्त्रियों का अपमान, या अंग्रेजों द्वारा अत्याचारी जमींदारों का सहयोग, या अंग्रेजों द्वारा सिंह भूमि पर अधिकार के विरुद्ध आक्रोश। तो दोस्तों यहाँ 100 नंबर आंसर हो जाएगा। अंग्रेजों द्वारा अत्याचारी जमींदारों का सहयोग मध्य भारत में छोटा नागपुर की कोल जाति के विद्रोह का प्रमुख कारण था। अगला है, निम्न का मिलान कीजिए। मोपला विद्रोह, यह तो मालाबार, हाँ यह तो मालाबार अभी ही याद आ रहा है। पाबना विद्रोह पूर्वी बंगाल। बारदोली सत्याग्रह तो ये गुजरात। दक्कन विद्रोह आपका हो जाएगा महाराष्ट्र, और चंपारण सत्याग्रह बिहार।
तो दोस्तों इस हिसाब से कूट देख करके आंसर कर देंगे। अगला है 19वीं सदी के प्रथम चरण में खानदेश और औरंगाबाद की आदिम भील जनजाति के, यहाँ आदिम हो जाएगा, आदिम भील जनजाति के विद्रोह का क्या कारण था? तो कह रहा है कि पहला पिंडारियों द्वारा लूटमार, हाँ ये तो था। मराठा युद्धों के कारण इस क्षेत्र का विकास, यह भी था। दक्कन में अकाल, यह भी था। यानी उपयुक्त सभी आंसर होगा। अगला है 1831 से 32 में निम्नलिखित में से किस आदिवासी ने इस कारण विद्रोह कर दिया क्योंकि उनके ग्रामों को मुखिया से छीनकर सिख और मुसलमान लगान वसूल करने वाले ठेकेदारों को सौंप दिया गया था? तो यह जंगल महालों के चुआर आदिवासी, या सिंह भूमि के हो आदिवासी, या मान भूमि के भूमिज आदिवासी, या छोटा नागपुर के कोल आदिवासी। तो दोस्तों 2 नंबर आंसर होगा छोटा नागपुर के कोल आदिवासी। अगला है 1855 से 56 में राजमहल पर्वतीय क्षेत्र के संथालों के विद्रोह का कारण क्या था? यानी राजस्व नंबर है, राजस्व अधिकारियों के दुर्व्यवहार थे, अत्यधिक लगान निर्धारण जिसके कारण वे साहूकारों के कुटिल जालों के शिकार हुए, या रेलवे अधिकारी स्त्रियों का अपमान करते थे और संथाल मजदूरों को मजदूरी का भुगतान नहीं करते थे। तो दोस्तों यहाँ तो आंसर किया हुआ है उपयुक्त सभी, 2 नंबर हो जाएगा आंसर। अगला है 1829 में असम के खासियों के विद्रोह का क्या कारण था? असम को सिलहट से जोड़ने वाली सड़क निर्माण के बहाने से विशाल संख्या में सेना का प्रवेश, यही कारण था, इसलिए ऑप्शन नहीं पढ़ना पड़ेगा। अगला है 1828, 1839 और 1844 से 48 ईस्वी में महाराष्ट्र में कोल आदिवासियों में विद्रोहों का क्या कारण था? इतने बड़े बड़े ऑप्शन हैं। तो दोस्तों सीधे आंसर बोलूँगी, अंग्रेजों द्वारा मराठा किलों के ध्वस्त कर दिए जाने के कारण उनके रोजगार के साधन छीन जाना। अगला है निम्न में से कौन सा रामोसी विद्रोह के नाम से प्रसिद्ध है? तो रामोसी विद्रोह के बारे में प्रसिद्ध नाम से प्रसिद्ध है 1827 से 28 में उमाजी नायक के नेतृत्व में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध किसानों और आदिवासियों का विद्रोह किस नाम से है? रामोसी विद्रोह है। अगला है 8 अप्रैल 1857 को किस देशभक्त सैनिक को विद्रोह के आरोप में बैरकपुर में फांसी दी गई थी? तो यह तो हम सभी जानते ही हैं कि मंगल पांडे हो जाएगा आंसर। अगला है विवाद के उपरांत कुछ विद्वानों की यह धारणा है कि 1857 की क्रांति ना तो पूर्णतः स्वतंत्रता प्राप्ति का युद्ध था और ना पूर्णतः सैनिक मात्र था। विद्रोह स्वतंत्रता प्राप्ति के संघर्ष का प्रथम पग मात्र था, यानी एक पर। यह विचार मुख्य रूप से किस लेखक का है? तो दोस्तों यह विचार मुख्य रूप से डॉक्टर S.N. सेन का है। अगला है निम्नलिखित सूची 1 व सूची 2 में उचित मेल स्थापित कीजिए। कुंवर सिंह यह तो बिहार। तात्या टोपे मध्य भारत। लक्ष्मीबाई का क्या होगा? हम लोग सभी जानते हैं झांसी, लक्ष्मीबाई का झांसी, और कुंवर सिंह का बिहार, तात्या टोपे का मध्य भारत, नाना साहब कानपुर और बहादुर शाह जफर दिल्ली। तो इस हिसाब से कूट को देख करके आंसर कर लेंगे। अगला है 1857 के विद्रोह के दौरान सती चौरा की घटना से निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोही संबंध रहा? किससे? सती चौरा से, तो नाना साहब। अगला है लॉर्ड डलहौजी के काल में भारतीय राजाओं को उत्तराधिकारी गोद लेने के अधिकार से वंचित कर दिया गया था। यह अधिकार पुनः किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ? तो दोस्तों यह महारानी का घोषणा पत्र 1858 के द्वारा फिर प्राप्त हुआ। अगला है 1857 के विद्रोह की असफलता के पश्चात मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ व किसने गिरफ्तार किया? तो इसे हुमायूं की कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने गिरफ्तार किया। अगला है निम्नांकित में से किस गोरखा की सहायता से अंग्रेजों को क्रांति को दबाने में सहायता प्राप्त हुई? तो यह जंग बहादुर
जंग लगे थे ना, जंग बहादुर के द्वारा। अगला है, निम्नलिखित में से किस आधुनिक शिक्षा प्राप्त भारतीयों द्वारा 1857 के विद्रोह को समर्थन ना देने का प्रमुख कारण क्या था? तो इसका प्रमुख कारण अ भी नहीं है, ब भी नहीं है, श हो जाएगा आंसर। उन्हें विश्वास था कि ब्रिटिश सरकार के अधीन ही भारत का पिछड़ापन दूर हो सकता है तथा देश का आधुनिकीकरण हो सकता है। इस कारण पिछड़ापन दूर करने के लिए इतने आगे बढ़ गए कि पीछे से आगे बढ़े। खैर, अगला देखते हैं। मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया, संबंधित था। तो यह 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित थे मंगल पांडे। अगला है, 1857 के विद्रोह के दौरान अनेक भारतीय नरेशों ने ब्रिटिश सरकार की सहायता की। निम्नलिखित में से किसने मदद नहीं की? तो मेवाड़ के राजा ने मदद नहीं की। अगला है, 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? तो यह कमल एवं चपाती निश्चित किया गया था। अगला है, डलहौजी की नीतियों के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? उसने कुप्रशासन के आधार पर अवध को ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य में मिलाया। उसने विलय की नीति के माध्यम से अनेक रियासतों पर कब्जा किया। उसने कुछ देशी रियासतों के शासकों से अभद्रतापूर्ण व्यवहार के कारण उनके राज्य को कंपनी राज्य में मिला लिया, या उसने अनेक देशी रियासतों के राजाओं एवं राजकुमारों की पेंशनें एवं उपाधियां समाप्त कर दी। तो यह 100 नंबर आंसर हो जाएगा। अगला है, 1857 का विद्रोह प्रारंभ होने पर सिपाहियों की एक कार्यवाही ने सैनिकों की बगावत को एक क्रांतिकारी युद्ध का रूप दे दिया। वह कार्यवाही क्या थी? तो वह थी विद्रोही सैनिकों द्वारा मुगल बादशाह बहादुर शाह को भारत का बादशाह घोषित करना। अगला देखेंगे, निम्न सूची 1 में 1857 से यानी मिलान करना है। 1857 से संबंध वक्तव्य और विद्वान। तो कह रहा है जनसाधारण का विद्रोह हो जाएगा। यह जनसाधारण का विद्रोह पूर्णतया सैनिक विद्रोह किसने क्या कहा था? तो जनसाधारण का विद्रोह इससे सुरेंद्रनाथ सेन ने कहा था। पूर्णतया सैनिक विद्रोह इसे लॉरेंस सीले ने कहा था। ईसाइयों के विरुद्ध धर्म युद्ध LER रिज ने कहा था। और सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष, सभ्यता और बर्बरता यानी वो लोग सभ्य थे, हम बर्बर, बापरे TR होम्स हो जाएगा, यानी 1 नंबर किसी में मैच नहीं होगा। अगला है, मिलान कीजिए। जी मैल्सन, सर JW के, SN सेन और H मिड। तो जी मैल्सन यह इंडियन म्यूटिनी ऑफ 1857 से संबंध है। सर JW के ए हिस्ट्री ऑफ सिपाही म्यूटिनी इन इंडिया के लेखक हैं। SN सेन है 1857 के लेखक। H मिड है द सिपाही रिवोल्ट इट्स कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज। अगला है, 19वीं शताब्दी में विभिन्न सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन प्रारंभ हुए थे। इस शताब्दी में कौन सा सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन सबसे पहले शुरू हुआ था? तो दोस्तों ये तो ब्रह्म समाज आंसर होगा। अगला है, ब्रह्म समाज की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य क्या था? भारतीय समाज में स्त्री को सम्मानपूर्वक स्थान दिलाना, सम्मानपूर्ण। दूसरा है, सती प्रथा को समाप्त करना तथा विधवा पुनर्विवाह का पक्ष लेना। तीसरा है, हिंदू धर्म में आई बुराइयों को दूर करके तर्क पर बल देना। और चौथा है, हिंदू धर्म से दूसरे धर्म में भारी संख्या में होने वाले परिवर्तन को रोकना। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा स, हिंदू धर्म में आई बुराइयों को दूर करके तर्क पर बल देना। अगला है, मुस्लिम सुधार आंदोलनों का तीव्र गति से विकास हुआ। कब हुआ? 1857 के विद्रोह के बाद। नंबर आंसर होगा। अगला है, मुसलमानों के सुधार आंदोलनों का देर से प्रारंभ होने का प्रमुख कारण था। तो ये तो पहला ही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नहीं पढ़ना पड़ेगा। और मुसलमानों की अलगाववादी नीति तथा पश्चिमी शिक्षा का अभाव।
अगला देखेंगे, भारत सेवक समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी तथा इसके संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों इसके संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले थे और इसकी स्थापना यह 1909 में हुई थी। यह 2 नंबर काटा हुआ है। अगला है, मिलान कीजिए सूची 1 का सूची 2 से। स्वामी विवेकानंद, केशव चंद्र सेन, राजा राम मोहन राय और स्वामी दयानंद सरस्वती। तो यहाँ घ में देखेंगे तो यह ब्रह्म आर्य समाज हो जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती का संबंध आर्य समाज से था, इसकी स्थापना इन्होंने की थी। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन और केशव चंद्र ने प्रार्थना समाज। अगला देखेंगे, सभी धार्मिक आंदोलनों की एक मूलभूत विशेषता क्या थी? सभी धार्मिक आंदोलनों की एक मूलभूत विशेषता तर्क, 100 नंबर, तर्क तथा मानवता को सभी ने आधार बनाया। अगला फिर मिलान कीजिए, एशियंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट। दूसरा है 1891 का 1891 का इंडियन काउंसिल एक्ट। तीसरा है बंगाल में गवर्नर के पद का सृजन। चौथा है महिला विश्वविद्यालय की स्थापना। तो पहले में ही चला जाएगा, एंशिएंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट लॉर्ड कार्जन के द्वारा शुरू किया गया था। और 1891 का काउंसिल एक्ट लॉर्ड लैंसडाउन के द्वारा 1891 का लैंसडाउन के द्वारा बंगाल में गवर्नर के पद का सृजन कब? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा। और महिला विश्वविद्यालय की स्थापना तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इस हिसाब से कूट को देख करके आंसर कर लीजिएगा। फिर से मिलान करने के लिए है आत्मीय सभा। पहला है आत्मीय सभा वेदांत कॉलेज, तीसरा प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस और चौथा है ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना जैसा कि हम जानते हैं 1829 में हुआ था और प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस 1820 में स्थापित हुआ था। वेदांत कॉलेज 1825 में और आत्मीय सभा यह 1814 में 1814 में। इस हिसाब से कूट देख करके आंसर कर लीजिएगा। 52 है 52। फिर से सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए। संवाद कौमुदी, यंग बंग, तत्वबोधिनी सभा और आदि ब्रह्म समाज। तो संवाद कौमुदी यह राजा राम मोहन राय, यंग बंग यह हेनरी विवियन डेरोजिया, तत्वबोधिनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर और आदि ब्रह्म समाज यह केशव चंद्र सेन ने स्थापित की थी। अगला है सुधार आंदोलन बंगाल की तुलना में पश्चिमी भारत में साधारण जनता के ज़्यादा करीब पहुंचा और लोकप्रिय हुआ। इसका प्रमुख कारण तो नंबर ही आंसर होगा। सुधारकों ने अपने विचारों को देसी भाषाओं के माध्यम से प्रचारित किया, इस कारण यह ज़्यादा लोकप्रिय हुआ। अगला है 54। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? 1930 में हरविलास शारदा के प्रयत्नों से बाल विवाह निरोधक कानून पास हुआ, जिसे शारदा एक्ट कहा गया। क्या कह रहा है? असत्य। हाँ, असत्य। तो दोस्तों यह तो सत्य है। 1930 में हुआ था। शारदा एक्ट में लड़के की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष तथा लड़की की 14 वर्ष रखी गई, यह भी सत्य है। 1931 में बड़ौदा सरकार ने द इन्फेंट मैरिज प्रिवेंशन एक्ट पास कर बाल विवाह समर्थन किया। नहीं, यह गलत होगा, द भी सही होगा, यानी 100 नंबर गलत होगा। अगला है 19वीं शताब्दी में हुए धार्मिक आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों यह आंसर हो जाएगा विश्व भ्रातृत्व की भावना के विकास हेतु सभी मनुष्यों के मध्य सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण की स्थापना हुई। अगला मिलान करने के लिए है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, सती निषेध, सहवास वय अधिनियम और दास प्रथा का उन्मूलन। तो दोस्तों हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम यह डलहौजी, सती निषेध यह बेंटिक, जैसा कि सभी यह जानते हैं, और सहवास वय अधिनियम लैंसडाउन तथा दास प्रथा का उन्मूलन एलिनबरो के काल में हुआ था।
अगला है मिलान कीजिए, जाति निर्धारिणी सभा, वोकलिग सभा, मलयाली मेमोरियल और नाडार महाजन संगम। तो दोस्तों यह तो 1897 में हुआ था जाति निर्धारिणी सभा, और वोकलिग सभा यह हुआ था 1906 में, मलयाली मेमोरियल यह 1891 में, और नाडार महाजन संगम 1910 में। तो इस हिसाब से कूट को देख करके आंसर कर लीजिएगा। निम्न का फिर से मिलान कीजिए। अरे फिर से है ना, मलयाली मेमोरियल, सत्य शोधक समाज, मैसूर प्रजा मित्र मंडली और ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग। तो दोस्तों यह तो सीवी रमन पिल्लई थे। सत्य शोधक समाज के यह ज्योतिबा फुले थे, और मैसूर प्रजा मित्र मंडली CR रेड्डी तथा अनटचेबिलिटी लीग यह महात्मा गांधी के द्वारा। अगला देखेंगे, यह आया बड़ा वाला निर्देश, आप देख लीजिएगा कथन ए, कथन बी और सी क्या कहता है। तो सीधे 59 पे आएंगे क्वेश्चन पे। पाश्चात्य शिक्षा तथा विचार एवं बड़े पैमाने पर बेरोजगारी ने उग्रवादी आंदोलन के जन्म में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और दूसरा कह रहा है यानी कारण, पाश्चात्य शिक्षा के विकास के कारण भारतीय अधिक संख्या में शिक्षित हुए तथा उन पर प्रजातंत्र, राष्ट्रवाद तथा उग्रवाद जैसे पाश्चात्य विचारों का प्रभाव पड़ा। तो ए और आर यानी कथन और कारण दोनों सही है। अगला है 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से भारतीय राजनैतिक नेताओं ने शिक्षा प्रणाली में भारतीय भाषाओं की बड़ी भूमिका की मांग के लिए विरोध प्रदर्शन किया। और दूसरा कह रहा है आधुनिक विचारों का विकास उन देशों में अधिक हुआ था जहां इन्हें अंग्रेजी की अपेक्षा देसी भाषाओं के माध्यम से फैलाया गया था। तो दोस्तों यहाँ भी दोनों सही है, कथन और कारण दोनों। अगला है स्वामी दयानंद ने सर्वप्रथम स्वदेशी का नारा दिया, यह तो गलत है। स्वराज का सर्वप्रथम प्रयोग उन्होंने ही किया, यह सही है, कारण 62 है। 1952 में स्थापित दक्कन संघ और 1867 में स्थापित पूना संघ से अधिक प्रभावशाली पूना सार्वजनिक सभा थी, यह तो बिल्कुल सही है। इस सभा ने केवल स्थानीय समस्याओं जैसे कि भारतीय दस्तकारियों एवं उद्योगों में पुनरुत्थान, किसानों की दशा में सुधार, अकाल राहत, मध्यस्थता द्वारा विवादों के निपटारा आदि जैसे मामलों में ही अपनी रचनात्मक रुचि का प्रदर्शन नहीं किया, बल्कि इसने सामान्य मुद्दों पर भी राजनीतिक गतिविधियों को प्रोत्साहित किया। तो दोस्तों यह भी सही है, इतना बड़ा पंचांग खोल के बैठे हैं। अगला देखेंगे, राजा राम मोहन राय द्वारा 1828 में स्थापित ब्रह्म समाज का उद्देश्य हिंदू धर्म को शुद्ध करना एवं एकेश्वरवाद का प्रचार करना था। तो यह तो सही था। और मोहन राय ने ब्रिटिश प्रशासन, व्यापार एवं आर्थिक नीतियों इत्यादि में सुधार लाने हेतु लोक आंदोलन शुरू किया था, यह सही है, बट इसका कारण नहीं दे पा रहा है, सही होते हुए भी। अगला है, राजा राम मोहन राय ने महिलाओं के प्राचीन अधिकारों पर आधुनिक अतिद्रोवण नामक पुस्तिका का प्रकाशन किया। तो हाँ, किया था। और कारण कह रहा है वे भारतीय स्त्रियों की मुक्ति के प्रबल समर्थक थे, ये तो बात एकदम सही है। अगला देखेंगे, देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1839 में कलकत्ता में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी, हाँ की थी। और दूसरा कह रहा है इसका उद्देश्य राजा राम मोहन राय के विचारों में सुधार करना था, नहीं दोस्तों, इसका यह उद्देश्य नहीं था। अगला है, रामकृष्ण मठ का उद्देश्य समर्पित लोगों का एक ऐसा समूह बनाना था जो रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं का प्रसार करें। तो यह तो एकदम सही है। और कारण कह रहा है रामकृष्ण मठ की स्थापना समाज सेवा के लिए की गई थी, नहीं, यह गलत है। अगला है, 1929 के चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट को शारदा एक्ट भी कहा जाता है। तो यह तो बिल्कुल सही है,
इसे ही शारदा एक्ट कहा जाता है, 1929 के चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट को। और दूसरा कह रहा है, इस एक्ट को केंद्रीय विधायिका में राय हरविलास शारदा द्वारा लाया गया था। तो यह भी सही है। अगला है, बाल गंगाधर तिलक ने 1891 के एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट का विरोध किया था। तो हाँ, इन्होंने तो किया था, यह सही हो जाएगा। और तिलक का मानना था कि अंग्रेजों को भारतीयों के धार्मिक एवं सामाजिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। ये तो ये मानते ही थे, बिल्कुल मानते थे, यह भी सही है। अगला है, साधारण ब्रह्म समाज में समाज की प्रबंध व्यवस्था में संलग्न सभी सदस्यों को समान अधिकार प्राप्त थे। हाँ, थे। और दूसरा है, साधारण ब्रह्म समाज का गठन आनंद मोहन बोस द्वारा तैयार की गई रूपरेखा के अनुसार ही प्रजातांत्रिक आनंद मोहन बोस द्वारा तैयार की गई रूपरेखा के अनुसार प्रजातांत्रिक सिद्धांतों के आधार पर हुआ। तो यह भी सही है, यानी दोनों सही है। अगला है, स्वामी विवेकानंद ने कहा, यदि तुम्हारा जन्म मुस्लिम परिवार में हुआ है तो तुम एक अच्छे मुसलमान बनो, और यदि हिंदू के घर हुआ है तो एक अच्छे हिंदू बनो। हाँ दोस्तों, उन्होंने कहा था। स्वामी विवेकानंद के विचार में धर्म परिवर्तन का कोई स्थान नहीं था। यह भी एकदम सही है। अगला देखेंगे, भारत धर्म महामंडल ने आर्य समाज तथा रामकृष्ण मिशन की शिक्षाओं का समर्थन किया। तो यह तो गलत है, नहीं किया समर्थन। अगला है, भारत धर्म महामंडल हिंदुओं द्वारा स्थापित एक रूढ़िवादी संस्था थी। यह सही है। अगला है, धर्मसभा की स्थापना 1830 में की गई थी। हाँ बिल्कुल। और इसने अपने समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं के माध्यम से सामाजिक धार्मिक मामलों में यथास्थिति बनाए रखने की वकालत की। यह सही है, बट इसका कारण नहीं दे पा रहा है सही से। अगला है, वेद समाज ने विवाह और अंत्येष्टि संस्कार जैसे धार्मिक कर्मकांडों का विरोध करते हुए यह कहा, सभी रूढ़िवादी धार्मिक विचारों को अर्थहीन बताया। तो यह तो एकदम सही है। वेद समाज ने विधवा विवाह के विरोध में अभियान चलाया। नहीं, यह बिल्कुल गलत है, नहीं चलाया। अगला देखेंगे, राधा स्वामी आंदोलन के अनुसार आध्यात्मिक उपलब्धियों के लिए भौतिक जीवन का परित्याग करने की आवश्यकता नहीं है, राधा स्वामी आंदोलन के अनुसार। तो यह तो बिल्कुल सही है। उसके बाद कह रहा है, इस संप्रदाय के अनुयायी सर्वोच्च ईश्वर, पवित्र लोगों की संगति और पवित्र सामाजिक जीवन यापन करने में विश्वास करते हैं। न, यह गलत है, सही होते हुए भी इसका कारण नहीं दे पा रहा है। अगला है, राजा राम मोहन राय को राय की उपाधि बंगाल के नवाब तथा राजा की उपाधि उत्तरवर्ती मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने प्रदान की। यह तो बिल्कुल सही है एकदम। अगला है, राजा राम मोहन राय को भारतीय राष्ट्रवाद का जनक और आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है। यह सही होते हुए भी इसका सही कारण नहीं दे पा रहा है। अगला है, महात्मा गांधी से पूर्व ही सामाजिक पुनरुत्थान के युग का आरंभ हो चुका था। बिल्कुल सही, हो चुका था। उसके बाद 19वीं सदी के सभी सामाजिक धार्मिक सुधारकों ने अस्पृश्यता की निंदा की। हाँ, सभी ने निंदा की। अगला है, महिलाओं के उद्धार के लिए सर्वाधिक लंबे समय और सबसे अधिक कार्य करने वाले महानतम समाज सुधारक के रूप में D.K. कर्वे ने अविस्मरणीय योगदान दिया। तो उन्होंने दिया था। और दूसरा है, D.K. कर्वे ने विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहन दिया। पुणे में अनेक महिला विद्यालयों और विधवा गृहों को स्थापना की। हाँ, यह भी सही है, उन्होंने किया था। अगला, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, अब वो कथन और कारण गया, अब ये आया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने निम्न जातियों की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए कौन सा मार्ग सुझाया? तो इन्होंने कहा बौद्ध धर्म को ग्रहण करने के लिए, बौद्ध धर्म का ग्रहण। अगला है, मिलान कीजिए नायर आंदोलन, महिष्य आंदोलन, महार आंदोलन और आत्मसम्मान आंदोलन। तो दोस्तों, नायर आंदोलन यह तो त्रावणकोर
त्रावणकोर, महिष्या आंदोलन यह बंगाल, महार आंदोलन यह महाराष्ट्र और आत्मसम्मान आंदोलन यह अंतिम बचा तमिलनाडु से संबंधित था। अगला है सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए। मैसूर प्रजा मित्र मंडली, लिंगायत एजुकेशन फंड एसोसिएशन, सत्यशोधक समाज और महिष्य समिति इनकी स्थापना कब हुई थी? तो मैसूर प्रजा मित्र मंडली इसकी स्थापना 1917 में हुई थी, यह 3 में जाएगा। लिंगायत एजुकेशन फंड एसोसिएशन यह 1905 में स्थापित हुआ था। सत्यशोधक समाज यह तो हम सभी जानते हैं 1873 में हुआ था ज्योतिबा फुले के द्वारा। और महिष्य समिति जो लास्ट बच गया उसमें मैच कर देंगे, तो इस हिसाब से कूट देख करके आंसर कर लेंगे। और अगला देखते हैं, फिर से है मैच कीजिए यानी मिलान कीजिए। पूना सेवा सदन, राधा स्वामी सत्संग सेवा समिति, सोशल सर्विस लीग। तो पूना सदन रामाबाई रानडे और राधा स्वामी सत्संग शिवदयाल साहब, सेवा समिति NN कुंजरू और सोशल सर्विस लीग NM जोशी ने शुरू की थी। अगला देखेंगे, न्याय दल से कौन संबंध है? तो दोस्तों न्याय दल से P त्यागराज, रामास्वामी नायकर, डॉक्टर TM नैयर तीनों संबंधित हैं। किससे? न्याय दल से। अगला है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? जस्टिस आंदोलन 1915 से 16, नाडार आंदोलन 1910, तीसरा है नायर आंदोलन 1882। दोस्तों यही नहीं है यानी यही गलत है। हरिजन संघ 1932। फिर आ गया यह कथन 1 और कथन कारण कथन 2। तो दोस्तों अगला देखेंगे, अगला है EV रामास्वामी कथन कारण है। EV रामास्वामी ने 1925 में तमिलनाडु में ब्राह्मणों के वर्चस्व के विरुद्ध आत्मसम्मान आंदोलन की स्थापना की, ये तो सही है। दूसरा है, इस आंदोलन के द्वारा पुरोहित के बिना शादी, मंदिरों में बलपूर्वक प्रवेश तथा नास्तिकता को स्पष्ट करने का समर्थन किया गया, यह भी सही है। अगला है, सत्यशोधक आंदोलन द्वैत स्वभाव का था, हाँ यह तो था। अगला इसी में, इस आंदोलन ने निचली जातियों को पाखंडी ब्राह्मणों एवं उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से बचाने हेतु उद्घोषणा की, यह सही है बट इसका सही कारण नहीं दे पा रहा है। अगला है, मध्यवर्गीय जातीय आंदोलन दक्षिणी तथा पश्चिमी भारत में अधिक शक्तिशाली थे, हाँ थे। अगला, उत्तरी एवं पूर्वी भारत में अन्य उच्च जातियों के होने के कारण ब्राह्मणों का वर्चस्व उतना अधिक नहीं था, यह सही होते हुए भी इसका सही कारण नहीं दे पा रहा है। अगला है, जस्टिस पार्टी ने ब्रिटिश समर्थक नीति अपनाई, जस्टिस पार्टी ने, यह सही है। अगला है, इसी में जस्टिस पार्टी अपने सदस्यों तथा समर्थकों के लिए सरकारी नौकरियों तथा नई विधायिकाओं में अधिक प्रतिनिधित्व की अपेक्षा कर रही थी, हाँ यह भी सही है, यानी A और R कथन और कारण दोनों सही है। अगला है, निम्नलिखित में से किस वर्ष सबसे पहला औद्योगिक सम्मेलन आयोजित किया गया था? तो सबसे पहले 1907 में औद्योगिक सम्मेलन आयोजित किया गया था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी 1938 में भारतीय मजदूरों की एकमात्र संस्था थी? तो यह तो सभी को मालूम है कि ऑल इंडिया, कहाँ गया यह, सॉरी दोस्तों कुछ कंफ्यूजन हो रहा है, इसका सही आंसर स हो जाएगा, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। अगला देखेंगे, 1929 में उदारवादी, यह क्या था? इसके पहले वाला 1938 में, अब 1929 वाला आया। 1929 में उदारवादी ट्रेड यूनियन नेताओं ने ट्रेड यूनियन कांग्रेस से अलग होकर NM जोशी के नेतृत्व में एक नई संस्था का गठन कर लिया था। इस संस्था का क्या नाम था? तो इस संस्था का नाम था इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन। अगला देखेंगे, ट्रेड यूनियन आंदोलन के तेजी के साथ विकास के कारण 1928 के दौरान अनेक हड़तालें हुई। निम्नलिखित में से किस संगठन की हड़ताल सही नहीं है? तो बम्बई की कपड़ा मिलों की हड़ताल, यह तो थी।
खड़गपुर की रेलवे वर्कशॉप की हड़ताल, यह भी है। बिहार की कपड़ा व सिल्क मिल, यह नहीं है, यह गलत है। अगला देखेंगे, गांधीवादी अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन को छोड़कर अन्य सभी ट्रेड यूनियनों का एकीकरण कब हो गया था? तो दोस्तों यह 1930 में हो गया था। अगला देखेंगे, ये कथनों पर ध्यान दें। कांग्रेस ने अपने गया अधिवेशन में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना का स्वागत किया, यह तो सही है। और दूसरा है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के लुधियाना अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, यह गलत है, यानी 100 नंबर आंसर होगा। यहाँ फिर आ गया कूट और यानी कथन और कारण, तो चलिए देखते हैं। पहला है, प्रथम फैक्ट्री एक्ट से आम मजदूर निराश हुए, निराश तो हुए थे। और दूसरा है, इस एक्ट द्वारा सिर्फ बाल मजदूरों की रक्षा की गई, यह भी सही है, यानी कथन और कारण दोनों सही है। अगला है, आरंभ में वस्त्र उद्योग, जूट तथा खदान इत्यादि में मजदूर आंदोलनों को अधिक सफलता नहीं मिली, एकदम बिल्कुल सही। और दूसरा है, पूरी तरह विकसित ये उद्योग भारत के विस्तृत भू क्षेत्र पर फैले हुए थे, ना, एकदम गलत, बिल्कुल गलत। अगला है, मद्रास मजदूर संघ में मुख्यतः बकिंघम और कर्नाटक कपड़ा मिलों के मजदूर शामिल थे, यह तो सही है, बकिंघम और कर्नाटक कपड़ा मिलों के मजदूर शामिल थे मद्रास मजदूर संघ में। और दूसरा कह रहा है, 1918 में गठित मद्रास मजदूर संगठन भारत का प्रथम आधुनिक मजदूर संगठन था, ना, ये सही होते हुए भी इसका सही कारण नहीं दे पा रहा है। अगला, निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है? नई दिल्ली में आम जनता को निवास करने की अनुमति 1930 में मिली या दे दी गई। दूसरा है, कलकत्ता का विक्टोरिया मेमोरियल हॉल जो कि सफ़ेद मकराना पत्थर का बना है, 1921 में बना था। तीसरा है, अमृता शेरगिल नामक चित्रकार की मृत्यु 1909 में हुई, यही 100 नंबर सही नहीं है। अगला, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? पहले सही नहीं है फिर गलत है, दोनों एक ही चीज़ है। देखेंगे, 19वीं सदी के मध्य तक भारतीय व्यापारियों की विश्व बाजार से निकाल दिया गया। दूसरा, ब्रिटेन में जब औद्योगिक पूंजी ने वित्तीय पूंजी का रूप धारण किया तो वित्तीय पूंजीपतियों ने महज अपने लाभ के लिए कुछ कारखाने भारत में खोले। तीसरा कह रहा है, भारतीय पूंजीपतियों ने अपनी पूंजी मुख्यतः चीनी मिलों में लगाई थी, यह गलत है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? फिर गलत है, केवल गलत। अगला यही है, 1882 में केवल शराब और नमक जैसी माल को छोड़कर बाकी सब चीज़ों पर विदेशी मामलों से आयात शुल्क हटा दिया गया। आगे क्या है? दूसरा है, 1896 में आयात शुल्क फिर लागू किया गया, लेकिन सूत और सूती कपड़े को शुल्क के दायरे से बाहर रखा गया, यह है ठीक। अगला है, भारत पर राजनीतिक सत्ता स्थापित करने के बाद इंग्लैंड ने भारतीय उद्योगों के विनाश के लिए निम्न में से कौन सा तरीका अपनाया? पहला है, भारत में मुक्त ब्रिटिश व्यापार शुरू करना। दूसरा है, भारत में कच्चे माल का निर्यात करना। तीसरा है, भारतीय रेलवे का निर्माण। दोस्तों तीनों सही है। अब वर्षा, निम्न में से कौन सा गलत है? राजा राम मोहन राय का पत्र संवाद कौमुदी ने देश की राजनीतिक जागरण की दिशा में कार्य किया, यह। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर का सोम प्रकाश का दृष्टिकोण राष्ट्रवादी था, यह भी, यानी दोनों। और 20वीं सदी के आरंभ में नव जागरण के चिन्ह अनेक भाषाओं में देखे गए। तीनों गलत हैं। क्या कह रहा है? तीनों सही हैं, द आंसर होगा, तीनों सही हैं। सॉरी दोस्तों, इसमें गलत पूछ रहा है ना, तो इसमें गलत कोई नहीं है, तीनों सही हैं। अगला देखेंगे, निम्न में से कौन सा गलत है? फिर राष्ट्रीय भावना के, फिर से गलत बताना है। राष्ट्रीय भावना के बीज बोने में डेरोजियो का महत्वपूर्ण स्थान था,
यह तो सही है। उन्होंने एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना की, यह भी सही है। नहीं जाएगा क्या कोई गलत? अपनी रचनाओं में उन्होंने भारत दुर्दशा का वर्णन किया, यह भी सही है। यानी 2 नंबर उपयुक्त सभी सही हैं, कोई भी गलत नहीं है। अगला देखेंगे, निम्न कथनों पर ध्यान दें। ज्योतिबा फूले ने स्त्री तथा पुरुषों के समानता की वकालत की। इसी क्रम में उन्होंने विवाह के समय वर से वचन लिए जाने की प्रथा प्रारंभ भी की। वे वधू की शिक्षा को पूरा करवाएंगे, क्योंकि उस समय शिक्षा नहीं करवाया जाता था, तो यह सही है। ज्योतिबा फूले ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का विरोध किया। हाँ, इन्होंने किया था। तो इस हिसाब से कूट दिया हुआ होगा, कूट में कर लेंगे आंसर। निम्नांकित युग्म में से कौन सा सही नहीं है? अखिल भारतीय दलित संघ, यह तो सही है, यानी सुमेलित है V.R. अम्बेडकर। अखिल भारतीय हरिजन संघ गांधी जी के द्वारा। अस्पृश्यता विरोधी लीग गोपाल कृष्ण गोखले, यह गोपाल कृष्ण गोखले, यही गलत है, बाकी सब सही है। मलयाई मेमोरियल रामन पिल्लई। 5 नंबर देखेंगे। 105 में 19वीं सदी कह रहा है, 19वीं सदी के अंत तक तिलक ने निष्क्रिय विरोध की सिफारिश नहीं की, तो यह तो बिल्कुल सही है। दूसरा है, पूर्ण स्वायत्तता के उनके विचार में अंत तक कोई परिवर्तन नहीं आया, यह गलत है सरासर, आ गया था। अब अगला दे रहा है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। पहला है इंडियन एसोसिएशन, दूसरा पूना सार्वजनिक सभा, तीसरा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन और चौथा सेवा समिति। तो इंडियन एसोसिएशन जैसा कि हम जानते हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी से संबंधित है। पूना सार्वजनिक सभा यह राणा डेस है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन यह दादा भाई नौरोजी से। सेवा समिति जो लास्ट बच गया H.N. कुंजरू से। अगला देखेंगे, फिर से मिलान कीजिए। गोपाल कृष्ण गोखले, दूसरा है विलियम एडम्स, तीसरा आनंद मोहन बोस और चौथा मैरी कारपेंटर। तो गोपाल कृष्ण गोखले यह भारत सेवक समाज से, विलियम एडम्स यह ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी से, आनंद मोहन बोस इंडियन सोसाइटी से और मैरी कारपेंटर नेशनल इंडियन एसोसिएशन से। अगला देखेंगे, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के पश्चात उदारवादी नेताओं ने कांग्रेस छोड़कर किस नई पार्टी का गठन किया? तो उन्होंने कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किया। अगला है, कांग्रेस शब्द का उद्गम कहाँ से हुआ? तो दोस्तों यह लिख भी रहा होगा, उत्तरी अमेरिका के इतिहास में, जिसका अर्थ है जनता की सभा, इसके द्वारा हुआ। उत्तरी अमेरिका के इतिहास से कांग्रेस शब्द का उद्भव हुआ या उद्गम। अगला है, 1885 ईस्वी में कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी? तो यहाँ आंसर दिया हुआ है 72, यानी 72। 1885 में कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों की संख्या थी। अगला है, 1885 के अंतिम 10 दिनों में किस संस्था का अधिवेशन नहीं हुआ? तो यह पूना सार्वजनिक सभा थी, है ना। अगला, 1837 में संस्थापित प्रारंभिक सार्वजनिक संस्था कौन सी थी? तो यह तो अब नहीं लग रहा है, द है लैंड होल्डर्स सोसाइटी थी, लैंड होल्डर्स 1837 में। अब फिर से यह कूट और आंसर वाला आ गया, तो देखते हैं, सीधे टॉपिक पे आते हैं। तो कह रहा है कि कांग्रेस से पूर्व स्थापित राष्ट्रवादी संस्थाओं में 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस द्वारा स्थापित कलकत्ता का इंडियन एसोसिएशन था। हाँ, यह तो था। दूसरा, इस संस्था ने सिविल सेवा परीक्षा प्रणाली में सुधार, जमींदारों के विरुद्ध कृषकों के अधिकारों की सुरक्षा, विदेशी चाय बागान मालिकों के विरुद्ध उसके अधिकारों की रक्षा इत्यादि के लिए विरोधों का आयोजन किया। यह सही है, बट इसका कारण नहीं दे पा रहा है। अगला है, कांग्रेस से पूर्व की अधिकतर राष्ट्रवादी संस्थाएं प्रतिनिधि संस्थाएं नहीं थी। तो दोस्तों यह तो सही है, नहीं थी। दूसरा, उनका नेतृत्व तथा उनकी सदस्यता कुछ लोगों तक सीमित थी तथा वे मुख्यतः स्थानीय समस्याओं से संबंध थे। यह भी सही है। अगला, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल का सबसे मूर्खतापूर्ण कार्य जिसने उग्र राष्ट्रीयता को जन्म दिया क्या था?
तो यह तो आप सभी जानते होंगे सभी। 1905 का बंगाल विभाजन। अगला है उदारवादी कांग्रेसी नेताओं की उपलब्धियों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो दोस्तों उन्होंने राष्ट्रवाद को प्रबल बनाया नहीं, व्यापक राष्ट्रीय जागरण का सूत्रपात किया नहीं, एक समान राजनीतिक एवं आर्थिक कार्यक्रम विकसित किया, यह द नंबर हो जाएगा, ब्रिटिश सरकार को स्वशासन प्रदान करने के लिए बाध्य किया। अगला निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस को जनता के अत्यंत अल्पमत का प्रतिनिधि कहा। तो यह डफरिन ने कहा था क्या, जनता के अत्यंत अल्पमत का। ठीक है। अगला है 118 बोल रहा है कि स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ करने का प्राथमिक कारण क्या था। तो दोस्तों आंसर तो यह फर्स्ट नंबर ही हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन का बंगाल विभाजन। दूसरा, कलकत्ता ही वह केंद्र है जहां से सारे बंगाल और बेशक संपूर्ण भारत में कांग्रेस दल को परिचालित किया जाता है। यह कथन निम्नलिखित में से किसका है। तो यह कथन निम्नलिखित में से कर्जन का है। अगला है निम्नलिखित सूची 1 को 2 से मेल कीजिए या सूची मिलान कीजिए। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, दूसरा देशबंधु, तीसरा राजा जी और चौथा दीनबंधु। तो लग रहा है नहीं कि बताना पड़ेगा, है ना। तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं हम लोग, बताइए दादा भाई नौरोजी को। और देशबंधु तो यह चित्तरंजन दास हो गए। राजा जी किसे कहते थे, यह राजगोपालाचारी को। और दीनबंधु CF एंड्रयूज को कहते थे। अगला है निम्न सूची 1 का फिर से मिलान कीजिए। कांग्रेस और सम्मेलन। सूरत 1907, लखनऊ 1916, कानपुर 1925 और काकीनाडा 1923। बताइए। 1907 के अध्यक्ष रास बिहारी बोस और 1916 SC मजूमदार। कानपुर सरोजनी नायडू और काकीनाडा 1923 यह मौलाना मोहम्मद अली। अगला है निम्न राष्ट्रवादी में वह कौन सा व्यक्ति था जिसे इंडियन नेशनल कांग्रेस का 4 से अधिक बार अध्यक्ष चुना गया। 4 से अधिक बार। तो यह पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगला कह रहा है मिलान कीजिए। AOU, दूसरा है मदन मोहन मालवीय, तीसरा एनी बेसेंट और चौथा सुभाष चंद्र बोस। तो दोस्तों यहाँ तो यह हो जाएगा AOU, अच्छा सॉरी मिटा दिया मैंने ना। AOU यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित, मालवीय मदन मोहन मालवीय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से, सुभाष चंद्र बोस तो जैसा हम जानते हैं आज़ाद हिंद फौज, और एनी बेसेंट होम रूल लीग से संबंधित थे। अगला है स्वदेशी आंदोलन का सबसे अधिक प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर पड़ा। तो दोस्तों अर्थव्यवस्था पर पड़ा था। अगला है स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही नहीं है। यह उच्च तथा मध्य वर्ग तक ही सीमित था, नहीं। यह शहरों तक ही सीमित, नहीं। यह किसानों ने, हाँ यह सही, किसानों ने इसमें बढ़ चढ़कर भागीदारी की। 100 नंबर आंसर सही है, यानी यह गलत है। फिर से आ गया कथन और कारण। तो चलिए सीधे पॉइंट पे आते हैं। 126 नंबर कह रहा है 1885 में बम्बई में संपन्न कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने भाग नहीं लिया। बिल्कुल सही, नहीं लिया था। दूसरा कह रहा है इस अधिवेशन में उन्हें आमंत्रित नहीं किया गया था, यह गलत है। अगला है कांग्रेस के उदारवादी 19वीं शताब्दी के अंत तक ही इस बात को समझ सके कि अंग्रेजों की न्यायप्रियता में उनका विश्वास गलत था। बिल्कुल सही। और दूसरा कह रहा है उदारवादियों ने जन संघर्ष के महत्व को नहीं समझा तथा उनका आंदोलन शिक्षित वर्ग तक ही सीमित रहा। तो यह गलत है, सही होकर भी इसका कारण नहीं दे पा रहा है। अगला है लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन किया। यह तो सभी जानते ही हैं। और दूसरा है यहाँ इस विभाजन का वास्तविक कारण प्रशासकीय सुविधा था। नहीं, यह नहीं था, फुट डालना था।
अगला कह रहा है बंगाल विभाजन के पश्चात पाल ने विरोध के अतिवादी तरीके अपना लिए। हाँ। और दूसरा है पाल ने अपना राजनीतिक जीवन एक उदारवादी के रूप में शुरू किया था। नहीं, सही होते हुए भी इसका कारण नहीं दे पा रहा है। अगला है स्वदेशी आंदोलन की दूसरी सबसे बड़ी विशेषता थी इसके द्वारा आत्मनिर्भरता तथा आत्मशक्ति का नारा दिया जाना। तो यह बिल्कुल सही है। दूसरा, आंदोलनकारी नेताओं का मानना था कि सरकार के खिलाफ संघर्ष चलाने के लिए जनता में स्वावलंबन की भावना भरना जरूरी है। बिल्कुल सही। अगला है 1883 में अदालत की अवमानना के लिए सुरेंद्रनाथ बनर्जी को 2 महीने की सजा होने पर राष्ट्रीय कोष की व्यवस्था करने का प्रस्ताव किया गया। बिल्कुल सही। इस नीति का उद्देश्य भारत और इंग्लैंड में संवैधानिक आंदोलनों के माध्यम से देश में राजनीतिक चेतना को बढ़ावा देना था। यह भी बिल्कुल सही। अगला है 1907 के किस अधिवेशन में कांग्रेस के अंदर फूट पड़ गई। और अगला क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। यह तो पूरा आंसर नहीं भी पढ़े बिना पढ़े बता सकते हैं। सूरत अधिवेशन में। अगला देखेंगे 1907 में हुए कांग्रेस के उदारवादी एवं उग्रवादी नेताओं के बीच संघर्ष एवं मतभेद का क्या कारण था। तो यह राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव। अगला कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें पहली बार स्वराज की मांग रखी गई थी कब हुआ तथा इसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो यह 1906 में और नंबर ही आंसर होगा। 1906 में दादा भाई नौरोजी आंसर होगा। अगला है ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा कब की तथा इस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो यह 1911 में हुआ, सभी को पता होगा। और लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था गवर्नर। अगला है निम्नलिखित में से किसको सन 1909 के शासन अधिनियम में सम्मिलित नहीं किया गया था। तो यह देश में अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति आरंभ हुई। अगला है निम्नलिखित का मिलान कीजिए। क्रिप्स प्रस्ताव। दूसरा है 1935 का सुधार। तीसरा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। और चौथा है मिंटो मार्ले सुधार। तो यह क्रिप्स प्रस्ताव संविधान सभा की व्यवस्था यह फर्स्ट जाएगा। 1935 का सुधार यह था प्रांतीय स्वशासन था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार था प्रांतों में द्वैध शासन यानी चौथा नंबर। और मार्ले मिंटो सुधार था लास्ट जो बच गया दूसरा नंबर, पृथक निर्वाचन पद्धति का आरंभ अधिनियम। अगला देखेंगे सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। पहला है 6 वर्षों बाद गांधी जी की वापसी। दूसरा कांग्रेस के संविधान में परिवर्तन। तीसरा पूर्ण स्वराज्य प्रस्ताव। और चौथा जवाहरलाल नेहरू के आग्रह पर सर्वप्रथम स्वतंत्रता का प्रस्ताव। तथा पांचवा है मौलिक अधिकारों तथा राष्ट्रीय आर्थिक नीति का प्रस्ताव। तो दोस्तों पहला हो जाएगा यह कलकत्ता अधिवेशन 1928 और यानी 6 वर्षों बाद गांधी की वापसी कलकत्ता अधिवेशन 1928। दूसरा है कांग्रेस के संविधान में परिवर्तन, यह हो जाएगा नागपुर अधिवेशन 1920। पूर्ण स्वराज्य प्रस्ताव तो सभी जानते हैं कि यह लाहौर अधिवेशन 1929 में रखा गया। चौथा जवाहरलाल नेहरू के आग्रह पर सर्वप्रथम स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित। तो यह मद्रास अधिवेशन 1927 और मौलिक अधिकारों तथा राष्ट्रीय आर्थिक नीति का प्रस्ताव जो लास्ट बच गया उसमें कराची अधिवेशन 1931 में जाएगा। इस हिसाब से कूट देख करके आंसर करेंगे। अगला है भारत सरकार के सचिव के आदेश पर 1906 में फियर स्मिथ कमेटी नियुक्त की गई। इस कमेटी का काम था तो दोस्तों इसका काम था कपड़ा मिल मजदूरों की हालत की जांच करना। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्रीय आंदोलन के संबंध में सत्य नहीं है। तो इतना बड़ा ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा नहीं, सीधा आंसर बताते हैं। यह 1914 के द्वितीय विश्व युद्ध ने सिद्ध कर दिया कि पश्चिमी साम्राज्य अपराजेय है, अतः भारत में आंदोलन छिन्न भिन्न हुआ। अगला है सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए।
पहला 1853 का एक्ट, दूसरा 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, तीसरा 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट, चौथा 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट। ठीक है, तो 4 ही हैं इसमें। तो दोस्तों पहला हो जाएगा यानी 1853 का एक्ट, प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से सिविल सेवा में नियुक्ति की शुरुआत इसी के द्वारा हुई। दूसरा है 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, यानी 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, यह भारत के राज्य सचिव की नियुक्ति इसमें के द्वारा हुई थी। तीसरा कह रहा है 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट, यह राजकीय विधायी परिषद एवं प्रांतीय विधायी परिषदों का गठन इसमें हुआ था। और 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट, यह तो हम लोग सभी जानते हैं, मुसलमानों के लिए अलग चुनाव क्षेत्र की मांग इसी में हुई थी सर्वप्रथम। 142 नंबर कथन और कारण फिर से आ गया, कह रहा है 1906 में दादा भाई नौरोजी ने साम्राज्य के अधीन स्वशासन की मांग पेश की, यह तो सही है। दूसरा कारण है कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से स्वशासन की यह पहली मांग थी, यह सही होते हुए भी इसका सही कारण नहीं दे पा रहा है। दूसरा है 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में एक भव्य राज्याभिषेक दरबार का आयोजन किया गया, ये तो सभी जानते हैं, उसी समय गाया गया जो हमारा राष्ट्रीय गान है। इस समारोह का स्थल दिल्ली चुनने का कारण था भारतीयों के मन में यह बात बैठ जाए कि मुगलों के उत्तराधिकारी से शान शौकत के प्रदर्शन में अंग्रेज किसी भी प्रकार पीछे नहीं हैं। बिल्कुल एकदम सही, दोनों सही, यह भी कारण भी सही है। दूसरा बोल रहा है राजधानी परिवर्तन का वास्तविक कारण राजनीति था, जिसका उद्देश्य था बंग विभाजन यानी बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन के विप्लव केंद्र कलकत्ता की प्रतिष्ठा को धूमिल करना तथा ब्रिटिश शाही राजनीति से हटाकर प्रांतीय राजधानी मात्र बनाना। तो यह तो बिल्कुल सही है। और दूसरा कह रहा है दिल्ली राजनीतिक हलचलों से मुक्त नगर था, अतः उसे ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य की राजधानी बनाया गया। तो दोस्तों यह भी सही है कथन और कारण। अगला बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा साधन उग्रवादियों से संबंधित नहीं है? तो यह स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग, पहला ही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता तथा निर्भयता से राष्ट्र की वंदना को प्रकट करने वाले प्रथम भारतीय थे। तो ये प्रथम भारतीय बाल गंगाधर तिलक थे। नागा महिला नेता गैडिन लियो को रानी की उपाधि किसने दी? तो इन्हें रानी की उपाधि जवाहरलाल नेहरू ने दी। अगला कह रहा है किस क्रांतिकारी तथा आतंकवादी संगठन में युवा महिला क्रांतिकारी की संख्या सर्वाधिक थी? तो यह इंडियन रिपब्लिकन आर्मी थी। अगला है मदन लाल ढींगरा ने कर्जन वायली की लंदन में हत्या की जो था? तो मदन लाल ढींगरा ने जिसकी हत्या की भारत विषयक सचिव व सलाहकार था। अगला बंगाल और उड़ीसा में गदर पार्टी के नेता कौन थे? तो जतीन्द्रनाथ दास नहीं, यह मुखर्जी थे, जतीन्द्रनाथ मुखर्जी। अगला कह रहा है कि उत्तरी भारत तथा बंगाल में क्रांतिकारी आतंकवाद के वास्तविक रूप में समापन के पश्चात अधिकतर बचे हुए क्रांतिकारी आतंकवादी किस दल में शामिल हो गए? तो दोस्तों यह कांग्रेस समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। काकोरी षड्यंत्र कांड में किसे फांसी नहीं दी गई? तो यह रोहन सिंह को दी गई, राजेंद्र लाहिरी, अशफाकुल्ला खां को, यह कनाई लाल को नहीं दी गई, यह सही हो जाएगा। किसी महान उद्देश्य के लिए एक वीर पुरुष एवं शहीद के रूप में यदि कभी किसी व्यक्ति ने प्राणोत्सर्ग किया है तो वे केवल यही है। लाहौर के ट्रिब्यून का यह कथन किस क्रांतिकारी से संबंध है? तो यह जतीन्द्रनाथ दास से संबंधित है। अगला भारत में क्रांतिकारी आतंकवाद वस्तुतः किसकी शहादत के बाद समाप्त हो गया? तो यहाँ आंसर दिया हुआ है सूर्य सेन के शहादत के बाद। अब फिर से कथन और कारण आ गया, तो चलिए सीधे पॉइंट को देखते हैं। उग्रपंथी को उग्रवादियों की तुलना में अधिक लोकप्रियता प्राप्त थी। उग्रपंथी को उदारवादियों की तुलना में अधिक लोकप्रियता प्राप्त थी। तो यह तो
थी। दूसरा कह रहा है उग्रपंथियों की संख्या कम होने के कारण उदारवादियों ने 1916 तक उन्हें कांग्रेस से अलग रखा। सही होते हुए भी यह सही इसका कारण नहीं दे पा रहा है। अगला, मुसलमानों ने आरंभ में क्रांतिकारी आंदोलनों का विरोध किया या इससे अलग रहे, तो यह बिल्कुल सही है। दूसरा, आरंभ में इस तरह की गुप्त संस्थाओं में धर्म का अत्यधिक प्रभाव था, तो यह सही होते भी सही कारण नहीं दे पा रहा है। अगला, थियोसॉफिकल सोसाइटी का निम्नलिखित में से किससे विशेष संबंध रहा है, तो थियोसॉफिकल सोसाइटी का होम रूल से विशेष संबंध रहा है। अगला है, थियोसॉफिकल सोसाइटी के 4 धार्मिक तत्व थे, निम्नलिखित में से कौन सा इसमें सम्मिलित नहीं था, तो दोस्तों ईश्वर का त्रिमूर्ति रूप सम्मिलित नहीं था। अगला है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं द्वारा ब्रिटिश सरकार को समर्थन प्रदान करने के पीछे प्रमुख कारण था। प्रमुख कारण राष्ट्रवादियों को आशा थी कि युद्ध में विजय के पश्चात ब्रिटिश सरकार उन्हें सहूलियतें प्रदान करेगी, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगला, प्रथम विश्व युद्ध शुरू होने के समय भारत के जो प्रमुख नेता लंदन में थे, उन्होंने सरकार के प्रति अपना समर्थन घोषित करने में बड़ी तेजी दिखाई। कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल उन दिनों लंदन में था जिसमें कौन सम्मिलित नहीं था, तो यह बाल गंगाधर तिलक आंसर होगा। अगला, 1908 में तिलक को अपने अखबार में एक लेख प्रकाशित करने के जुर्म में 6 वर्ष की सजा दी गई और तब तक कैद रखा गया जब तक कि 1914 में प्रथम विश्व युद्ध नहीं छिड़ गया। उन्हें किस जेल में रखा गया, तो यह सभी जानते हैं कि 6 साल तक उन्हें मांडले जेल में रखा गया। अगला, निम्नलिखित में कौन सा नेता है जिसने श्री वैलेंटाइन चिरोल के विरुद्ध अपमानजनक लेख का मुकदमा लड़ा था तथा इसी संदर्भ में सितंबर 1918 में इंग्लैंड चला गया था, तो यह बाल गंगाधर तिलक जी थे। अगला है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुए 1916 के लखनऊ समझौते के विषय में कौन सा कथन सही है, तो यह समझौता हिंदुओं और मुसलमानों को अलग अलग इकाइयां मानकर किया गया था, यही सही है। अगला है, तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की परंतु कोई महत्वपूर्ण पद ग्रहण नहीं किया। इस लीग के अध्यक्ष कौन बने, तो इस लीग के अध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्ट बने थे। 165 नंबर है, तिलक राजनीति तथा समाज सुधार के प्रश्न पर अतिवादी थे। नहीं दोस्तों, यह तो गलत है। दूसरा, वे सामाजिक तथा राजनैतिक सुधारों को अलग अलग मानते थे, ये सही है। फिर 166 नंबर है, 1915 ईस्वी के कांग्रेस अधिवेशन में श्रीमती एनी बेसेंट ने होम रूल लीग का प्रस्ताव रखा था, तो यह तो सही है। दूसरा है, इसकी अनुमति कांग्रेस अध्यक्ष ने दी, यह गलत है। उसके बाद होम रूल लीग के कार्यकलापों के अंतर्गत शहरों में परिचर्चा समूह, वाचनालयों की व्यवस्था करना तथा पोस्टरों की बिक्री तथा भाषण यात्राएं आयोजित करना शामिल थी, तो यह तो सही है। और उसके बाद कारण दे रहा है, ये गतिविधियां प्रभाव एवं विस्तार के संदर्भ में अत्यंत नई होते हुए भी पुराने नरम दल की गतिविधियों से बहुत अलग नहीं थी, तो यह सही है, एकदम सही। अगला है, 1916 ईस्वी में लखनऊ समझौता कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच हिंदू मुस्लिम एकता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था, यह तो बिल्कुल सही है दोस्तों। और इसी में कारण कह रहा है, यह समझौता तिलक के प्रयासों से संभव हो चुका, तो यह सही होते हुए भी इसका सही कारण नहीं दे पा रहा है, सही होते हुए भी एक। अगला है, 1916 के लखनऊ समझौते का महत्व इस बात में है कि इसमें हिंदू मुस्लिम समस्या का आम सहमति से हल निकाला गया, तो दोस्तों यह तो एकदम सही है। उसके बाद इसी समझौते में देश के भावी विभाजन के बीज छिपे हुए थे, यह सही होते हुए भी इसका कारण सही नहीं दे पा रहा है। अगला, थियोसॉफिकल सोसाइटी ने शिक्षा के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय कार्य किया, तो यह सही है। और दूसरा बोल रहा है, इसने 1998 में वाराणसी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज में अप्रत्याशित कहा गया हिंदू कॉलेज की स्थापना की,
तो दोस्तों यह भी सही है, यानी दोनों कथन और कारण दोनों सही है। उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, अगला है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय व्यापार एवं उद्योग में अप्रत्याशित वृद्धि हुई, तो यह तो सही है। और कारण कह रहा है इस दौरान भारतीय मजदूरों के वास्तविक वेतन में काफ़ी अधिक वृद्धि हुई, यह नहीं, यह तो गलत है। अगला है महात्मा गांधी एवं सरदार पटेल के द्वारा खेड़ा आंदोलन आरंभ करने का क्या कारण था? तो दोस्तों यह ब्रिटिश सरकार द्वारा ब्रिटिश सरकार द्वारा मनमाने लगान निर्धारण तथा उसे माफ करने से मना करने के विरुद्ध विद्रोह था। अगला है आधुनिक तमिल साहित्य का अग्रदूत निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? कंबन, कृष्णमूर्ति शास्त्री, श्री राजगोपालाचारी या सुब्रमण्यम भारती? तो दोस्तों सुब्रमण्यम भारती को। अगला है आधुनिक हिंदी का निर्माता किसे स्वीकार किया जाता है? तो यह तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को, भारतेंद्र है ना, भारतेंद्र हरिश्चंद्र को। अगला सर सैयद अहमद खान ने निम्नलिखित में से किस कार्य के सर्वाधिक महत्व दिया? किस कार्य को सर्वाधिक महत्व दिया? तो उन्होंने आधुनिक शिक्षा के प्रचार को अधिक महत्व दिया। अगला कांग्रेस लीग योजना का दूरगामी परिणाम क्या हुआ? तो इसका होगा भारत का विभाजन तथा पाकिस्तान का निर्माण। अगला है बाल गंगाधर तिलक पर 1897 में किस आधार पर मुकदमा चलाया गया? तो दोस्तों इसके माध्यम राजद्रोह के आधार पर मुकदमा चलाया गया। कब? 1897 में। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन 1919 ईस्वी के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के संबंध में नहीं है? तो इसके माध्यम से केंद्र में एक संघ की स्थापना की गई। यह अगला है जालियांवाला बाग में जनता 13 अप्रैल 1919 को क्यों एकत्रित हुई थी? तो ये तो हम सभी जानते हैं, असहयोग आंदोलन की रणनीति तय करने के लिए एकत्रित हुई थी। वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया? तो यह क्या था? काला कानून, रॉलेट कानून, है ना। अगला है रॉलेट एक्ट के माध्यम में ब्रिटिश सरकार का क्या उद्देश्य था? सही ही है। और उसका साधारण कानूनी प्रणाली से छुटकारा प्राप्त करके अपने हाथों में दूरगामी शक्तियां लेना उद्देश्य था। अगला है भारत में खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे? तो यह मौलाना मोहम्मद अली एवं शौकत अली थे। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कारण था जिसके द्वारा गांधी जी ने खिलाफत के प्रश्न को असहयोग आंदोलन में सम्मिलित करने का निर्णय लिया था? तो हाँ नंबर तो आंसर नहीं है, अच्छा द है हिंदू मुस्लिम एकता में अटूट विश्वास। यह नहीं है ना, यह नहीं, स हो जाएगा दोस्तों, सॉरी। हिंदू मुसलमानों को साथ लाने का यह स्वर्णिम अवसर था। विश्वास तो उस समय टूट रहा था हिंदू मुसलमानों को साथ लाने के लिए। अगला है असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय कौन था? तो यह तो बताना नहीं पड़ेगा, यह चेम्सफोर्ड था, जेम्स। अगला है महात्मा गांधी ने देश की स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए अहिंसा का रास्ता अपनाया क्योंकि इसमें लंबा ऑप्शन है, तो सीधे यही है ना, फर्स्ट। अहिंसा सर्वोच्च नैतिक सिद्धांत है जिसका सदैव पालन किया जाना चाहिए। और क्या कह रहा है कि हिंसा की नीति अव्यवहारिक थी। और ग नंबर कह रहा है अहिंसात्मक संघर्ष लंबे समय तक चलाया जा सकता था। और द नंबर कह रहा है अहिंसा के माध्यम से समस्त जनता आंदोलन में भाग ले सकती थी। तो द नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। अहिंसा के माध्यम से समस्त जनता आंदोलन में भाग ले सकती थी। अगला है खिलाफत का प्रश्न किस प्रकार समाप्त हुआ? खिलाफत का प्रश्न, तो
तो यह मुस्तफ़ा कमाल पाशा के द्वारा टर्की में सत्ता हस्तगत करके एक खलीफा के पद की समाप्ति से। अगला है, ठीक उस समय जब जन उत्साह अपनी पराकाष्ठा पर था, पीछे हटने का आदेश देना राष्ट्रीय विपत्ति से कुछ कम नहीं था। असहयोग आंदोलन के संबंध में यह विचार था, मतलब किसका था? तो यह सुभाष चंद्र बोस जी का था। अगला है, असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं था? तो इसमें क्या सम्मिलित नहीं था? ब्रिटिश कानूनों की अवज्ञा, यह तो थी। सरकारी पदों का बहिष्कार, यह भी था। स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार, यह भी था, यानी 100 नंबर नहीं था। स्वशासन की मांग पर जोर, यह नहीं था। अगला, स्वराज पार्टी का गठन करने वाले कांग्रेसी नेताओं ने अन्य कांग्रेसियों को अपरिवर्तनवादी नो चेंजर्स कहा। निम्नलिखित में से कौन सा नेता अपरिवर्तनवादी नेताओं की श्रेणी में नहीं था? तो सरदार पटेल थे, बाबू राजेंद्र प्रसाद भी थे, डॉक्टर अंसारी भी थे, चित्तरंजन दास नहीं थे। यह आंसर हो जाएगा चित्तरंजन दास, 100 नंबर। अगला है, निम्नलिखित में से किसकी असहयोग आंदोलन विरोधी सभा के गठन में मुख्य भूमिका रही? तो शीतलवाड़ इनकी रही, जमुना दास, द्वारका दास इनकी भी रही, पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास इनकी भी रही, घनश्याम दास बिड़ला की नहीं रही, केवल इनकी नहीं रही। अगला है, 1921 में गठित चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में कौन सी रियासत सम्मिलित थी? तो इसमें हैदराबाद 1st नंबर ही आंसर हो जाएगा। अगला है, स्वराज दल ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में किन मुद्दों को उठाया था? किन मुद्दों को यहाँ हो जाएगा उठाया था? तो दोस्तों, संविधान परिवर्तन और देसी उद्योगों का विकास, इन 2 मुद्दों को उठाया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू करने का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो इसका दोस्तों, यह भारत के लिए पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करना इसका उद्देश्य था, यानी 2 नंबर आंसर होगा। अगला, 1932 में रामजे मैकडोनाल्ड द्वारा दिए गए सांप्रदायिक निर्णय यानी कॉमन अवार्ड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ 100 हो जाएगा। कौन सा कथन असत्य है? तो दोस्तों, इसमें मुस्लिम लीग के लिए 200 सीटें आरक्षित हुई, यह असत्य है, बाकी सब तो सत्य है। तो अगला देखते हैं, 1930, 31 तथा 32 में लंदन में हुए गोलमेज सम्मेलनों को आयोजित करने के पीछे क्या अभिप्राय था? तो दोस्तों, इसका अभिप्राय, ब्रिटिश सरकार भारत के भावी राजनीतिक ढांचे के बारे में भारतीय नेताओं से बात करना चाहती थी। अगला है, 1928 में सरदार वल्लभ भाई के नेतृत्व में बारदोली सत्याग्रह आंदोलन हुआ। इस आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों, इसका 2 नंबर आंसर होगा। यह किसानों का आंदोलन था तथा लगान बढ़ाए जाने के खिलाफ था। अगला है, निम्नलिखित सूची एक का मिलान 2 से कीजिए। मदन मोहन मालवीय, दूसरा है एनी बेसेंट, तीसरा सोहन सिंह भाकना और चौथा राजगोपालाचारी। तो दोस्तों, मदन मोहन मालवीय हिंदू महासभा, एनी बेसेंट तो हम लोग सभी जानते हैं, यह थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, सोहन सिंह भाकना यह गदर आंदोलन से संबंधित थे और राजगोपालाचारी स्वतंत्र पार्टी से संबंधित थे। आज मेघ देवता एकदम नाराज है, छोड़ेंगे नहीं। अगला है, गांधी जी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलनों में निम्नलिखित में से किस बात को छोड़कर अन्य सभी बातें सम्मिलित थी? तो यह अ नंबर आंसर होगा, पूर्ण स्वतंत्रता की मांग। अगला है, असहयोग आंदोलन के दौरान राष्ट्रवादियों की ओर से कई राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान स्थापित किए गए। निम्नलिखित में से कौन ऐसा ही एक संस्थान था? तो यह जामिया मिलिया इस्लामिया था। अगला, निम्नलिखित घटनाओं को सही क्रम में लिखिए, यानी 1st, 2nd, 3rd, 4th। तो भारत छोड़ो आंदोलन, दूसरा है चौरी चौरा कांड, तीसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन और चौथा असहयोग आंदोलन। बताइए दोस्तों। हाँ, तो फर्स्ट में असहयोग आंदोलन होगा, उसके बाद चौरी चौरा कांड, फिर से असहयोग आंदोलन उसके बाद शुरू हुआ था और उसके बाद आपका तीसरा नंबर आ जाएगा तीसरे पे ही और फर्स्ट आ जाएगा चौथे पे। तो इस हिसाब से पुट को देख करके आंसर कर लेंगे।
अगला 4 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन के संस्थापन का कारण चौरी चौरा कांड था। यह कांड किस स्थान पर हुआ था? आ गया ना चौरी चौरा, यह गोरखपुर में हुआ था। अगला सन 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष कौन चुना गया था? तो यह महात्मा गांधी चुने गए थे। अगला है अकाली आंदोलन का प्रारंभ 1920 में हुआ, जब अकालियों के नेतृत्व में 1921 में सिख जनता ने महंतों और उनकी सहायता करने वाली सरकार के विरुद्ध शक्तिशाली सत्याग्रह शुरू किया। बाध्य होकर सरकार को सिख गुरुद्वारा अधिनियम पास करना पड़ा। तो यह कब हुआ दोस्तों? 1922 में हुआ। अगला 1927 में परतंत्र देशों के ब्रुसेल्स अधिवेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। मतलब किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। किस ब्रिटिश अधिनियम के बारे में कोई वकील, कोई दलील एवं कोई अपील नहीं कथन प्रस्तुत होता है? तो यह तो बताना नहीं पड़ेगा, यह रॉलेट एक्ट था, अर्थात काला कानून जिसे हम कहते हैं। अगला है 20वीं सदी के प्रारंभ में बहुत सी स्त्रियों ने राजनीतिक आंदोलन में भाग लिया। निम्नलिखित में से कौन सी महिला सबके लिए प्रेरणा स्रोत थी? तो रमाबाई रानाडे आंसर होगा, यह प्रेरणा स्रोत थी। अब कथन और कारण वाला आ गया, तो सीधे पॉइंट पे आते हैं। 207 नंबर कह रहा है महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज लिखी। तो दोस्तों इन्होंने लिखी थी। इस पुस्तक में स्वराज की व्यापक व्याख्या की गई है। यह सही होते हुए भी इसका सही क्या बोलते हैं वो कारण नहीं दे पा रहा है। अगला रॉलेट एक्ट के विरोध के कारण पंजाब के विभिन्न भागों में हड़तालें हुई तथा हिंसा की घटनाएं हुई। तो यह तो हुआ था, और यह आंदोलन पंजाब में विशेष रूप से अधिक प्रबल था। तो यह आंदोलन पंजाब में विशेष रूप से प्रबल था, बट इसका यह सही कारण नहीं दे पा रहा है। अगला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भूतपूर्व अध्यक्ष सर शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी की परिषद से त्यागपत्र दे दिया। तो दोस्तों यह तो सही है, यह ए नंबर सही है। और कारण करा ये जालियांवाला बाग हत्याकांड से अत्यंत क्षुब्ध थे, यह भी सही है। अगला 1919 के अधिनियम द्वारा लागू किए गए सुधार स्वशासन की मांग से बहुत कम थे। क्या कह रहा है? 1919 के अधिनियम द्वारा लागू किए गए सुधार स्वशासन की मांग से बहुत कम थे। तो यह तो सही है, ए नंबर। कारण कह रहा है इसने प्रशासकीय और वित्तीय इकाइयों के रूप में समान प्रांतीय व्यवस्था के द्वारा संघीय प्रणाली की आधार भूमि तैयार की। तो यह सही होते हुए भी कारण सही नहीं दे पा रहा है। असहयोग आंदोलन का आरंभ खिलाफत मुद्दा, पंजाब में उत्पीड़न के विरुद्ध न्याय की मांग तथा स्वराज की प्राप्ति के लिए हुआ था। यह तो बिल्कुल सत्य है। दूसरा, यह आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रारंभ पहला जन आंदोलन था, बिल्कुल गलत। 212 नंबर कह रहा है 1920 में नागपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में कलकत्ता अधिवेशन की पुष्टि हुई। यह तो सही है। दूसरा, इस अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव की पुष्टि करने के अतिरिक्त कांग्रेस के संविधान में 2 महत्वपूर्ण संशोधन भी किए गए। सही है, बट इसका कारण नहीं दे पा रहा है कथन का। अगला, असहयोग आंदोलन की शुरुआत एक दुखद घटना से हुई। तो यह तो बिल्कुल सही है। उसी दिन बम्बई में बाल गंगाधर तिलक का निधन हो गया, एकदम। अगला कह रहा है असहयोग आंदोलन के दौरान सरकार के विरुद्ध प्रयुक्त किया जाने वाला मुख्य हथियार विधानमंडलों तथा शैक्षिक संस्थाओं का बहिष्कार था। तो यह तो था। राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के आधार पर शिक्षा की व्यवस्था के लिए जामिया मिलिया इस्लामिया और काशी विद्यापीठ जैसी नए शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना की गई। यह भी बिल्कुल सत्य है। अगला, असहयोग आंदोलन और कारण भी दे पा रहा है। असहयोग आंदोलन अपने किसी भी घोषित उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल नहीं हो सका, बिल्कुल नहीं हो सका। अगला, कांग्रेस की स्थिति पहले से कहीं अधिक सुदृढ़ हो गई तथा उसके बाद इसकी शक्ति बढ़ती गई। यह सही होते हुए भी इसका सही कारण नहीं दे पा रहा है अपने कथन का। अगला, राजनीतिक जुलूस पर पुलिस द्वारा गोली चलाना चौरी चौरा कांड का मुख्य कारण था ना, ये तो गलत है।
चौरी चौरा की घटना से महात्मा गांधी को विश्वास हो गया कि देश अभी व्यापक सविनय अवज्ञा के लिए तैयार नहीं था, बिल्कुल नहीं है। अगला, चित्तरंजन दास ने मोतीलाल नेहरू तथा अन्य परिवर्तन समर्थकों के साथ मिलकर कांग्रेस के खिलाफत स्वराज पार्टी बनाई, जो सामान्यतः स्वराज पार्टी के नाम से जानी गई, बिल्कुल सही। चित्तरंजन दास व परिवर्तन समर्थक 1923 के चुनावों में भाग लेकर विधान परिषद में प्रवेश करना चाहते थे। हाँ, ये तो चाहते थे, दोनों सही है कथन कारण। अगला, सितंबर 1923 में हुए कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में कांग्रेस ने कांग्रेस जनों को स्वराज पार्टी के अंतर्गत चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता प्रदान की, एकदम सही है। और कारण कह रहा है, स्वराज पार्टी ने कांग्रेस का अभिन्न अंग होने का दावा किया तथा अहिंसा और सहयोग के सिद्धांतों के प्रति अपनी सहमति जताई, तो यह भी सही है। अगला है, केंद्रीय विधानसभा में स्वराज पार्टी को 101 में से कितनी सीटें मिली? 42 सीटें, तो यह सही है। दूसरा, स्वराज पार्टी को चुनाव के लिए पर्याप्त समय था? नहीं था। अगला, 1924 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का पुनरुत्थान हुआ और मोहम्मद अली जिन्ना इसके स्वयंभू नेता के रूप में उभरकर सामने आए, यह सही है। कारण कह रहा है, 1924 में मुस्तफ़ा कमाल पाशा के द्वारा तुर्की में खलीफा के पद या खिलाफत को समाप्त कर दिए जाने के उपरांत अखिल भारतीय खिलाफत समिति ने भी काम करना बंद कर दिया, तो यह सही होते हुए भी सही नहीं कारण दे पा रहा है, सही होते हुए भी कारण सही नहीं दे पा रहा है। अगला, महात्मा गांधी सविनय अवज्ञा को राजनीतिक आंदोलन का अतिवादी रूप मानते थे, यह तो मानते थे। गांधी जी के अनुसार सविनय अवज्ञा सशस्त्र विद्रोह से अधिक शक्तिशाली एवं खतरनाक हो सकता है। हाँ, गांधी जी का यही मानना था। अगला है, निम्नांकित नामों पर ध्यान दे। यतीन्द्रनाथ, भगत सिंह, सूर्य सेन और अजय घोष। कह रहा है, किसने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की स्थापना में भूमिका निभाई? तो यतीन्द्रनाथ ने, भगत सिंह ने और अजय घोष ने, यानी 1, 2 और 4 इन्होंने निभाई थी। अगला है, 23 दिसंबर 1912 को भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग पर दिल्ली के चांदनी चौक से निकल रहे जुलूस के दौरान बम फेंका गया, जिसमें वे जख्मी हुए और उनका अंगरक्षक मारा गया। इस षड्यंत्र में अवध बिहारी, अमीर चंद्र, बाल मुकुंद और बसंत कुमार को फांसी हुई। इस केस का सरगना या नेता कौन था? तो इस केस के सरगना या नेता रास बिहारी बोस थे। अगला, 1906 में लंदन में अभिनव भारती की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों, यह विनायक दामोदर सावरकर ने की थी। अनुशीलन समिति ने बंगाल से बाहर क्रांतिकारी संस्थाएं कहाँ स्थापित की? तो कह रहा है, उत्तर प्रदेश में वाराणसी, इलाहाबाद, बिहार में पटना, देवघर, दुमका, दोनों जगह, यानी 100 नंबर आंसर होगा उपयुक्त दोनों प्रदेशों में। अगला, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में 1925 से 1930 के बीच की अवधि को क्या नाम देना उपयुक्त होगा? या 1920 क्या कह रहा है, 1925 से 1930 क्रांतिकारियों का काल हम कह सकते हैं। 232 नंबर है, सन 1928 में गठित सर्वदलीय मोतीलाल नेहरू समिति की रिपोर्ट, यानी नेहरू रिपोर्ट जिसे कहते हैं, में निम्नांकित में से किस बात का समावेश नहीं था? किस बात का समावेश नहीं था? तो देशी रियासतों को संघ से अलग करने की छूट। अगला, साइमन कमीशन के विरोध का प्रमुख कारण क्या था? तो कमीशन के सभी सदस्य हम जानते ही हैं क्या थे, अंग्रेज थे। अगला है, तीनों गोलमेज सम्मेलन 1930 से 32 के बीच लंदन में आयोजित हुए। इन सम्मेलनों के आयोजन के पीछे क्या उद्देश्य था? तो इन सम्मेलनों के पीछे ब्रिटिश सरकार भारत के भावी राजनीतिक ढांचे के बारे में भारतीय नेताओं से बातचीत करना चाहती थी। 100 नंबर आंसर होगा। अगला है, मिलान कीजिए। गिरफ्तारी एवं काला पानी। दूसरा, गिरफ्तार एवं फांसी। तीसरा, पार्क में पुलिस मुठभेड़ में मृत्यु। चौथा, भूख हड़ताल के क्रम में जेल में मृत्यु। तो दोस्तों, पहला काला पानी वाला हो जाएगा आपका जतिन मुखर्जी, और दूसरा गिरफ्तार एवं फांसी। तो गिरफ्तार एवं फांसी भगत सिंह। तीसरा हो जाएगा मृत्यु, यह जतिन दास। पार्क में पुलिस मुठभेड़ में मृत्यु।
और दूसरा भूख हड़ताल के क्रम में सॉरी दोस्तों क्या है ना, ये चौथा ना होगा, सॉरी दोस्तों सॉरी, ये तो भूख हड़ताल जतिन दास हो जाएगा। और पार्क में पुलिस मुठभेड़ मृत्यु, यह चंद्रशेखर आज़ाद तो बच्चा बच्चा जानता है, सॉरी ऐसी मिस्टेक कैसे हो गई। अगला देखते हैं, सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और कूट तो बाद में देख लेंगे। ढाका अनुशीलन समिति, मित्र मेला, तीसरा है इंडियन इंडिपेंडेंट लीग। तो दोस्तों ढाका अनुशीलन समिति यह पुलिन दास, दूसरा मित्र मेला यह सावरकर बंधु, और तीसरा इंडियन इंडिपेंडेंट लीग रास बिहारी बोस से संबंधित था। अगला है निम्न का मिलान कीजिए। वंदे मातरम, तलवार, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट और गदर। तो दोस्तों गदर तो सोहन सिंह भकना में चला जाएगा। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट यह श्याम जी कृष्ण वर्मा। तलवार यह चला जाएगा सोहन सिंह भकना तो हो गया, तलवार चला जाएगा आपका वीरेंद्र, यह क्या है वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय। और वंदे मातरम भीकाजी कामा यानी दूसरे नंबर पर जाएगा। इस हिसाब से कूट देख करके आंसर करेंगे। फिर से मिलान करने के लिए सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, दूसरा साइमन कमीशन की नियुक्ति, क्रिप्स मिशन, चौथा रॉलेट एक्ट की वापसी। तो दोस्तों 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट यह लॉर्ड वेलिंगटन के काल में, साइमन कमीशन की नियुक्ति यह लॉर्ड इरविन के काल में, क्रिप्स मिशन तो हम लोग सभी जानते ही हैं, यह लिनलिथ गो क्रिप्स, ठीक है। रॉलेट एक्ट की वापसी यह रीडिंग के काल में हुई थी। अगला देखेंगे, निम्न का मिलान कीजिए, फिर से मिलान कीजिए। प्रथम कारखाना अधिनियम, दूसरा तृतीय बर्मा युद्ध, तीसरा कृषि तथा वाणिज्य विभाग की स्थापना, और चौथा है चापेकर बंधुओं द्वारा 2 ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या। यह सब तो मैथ्स ही है, मिलाना भी नहीं पड़ेगा। यह फर्स्ट में लॉर्ड लिपन, तृतीय बर्मा युद्ध लॉर्ड डफरिन, कृषि तथा वाणिज्य विभाग की स्थापना मेयो के काल में, और चापेकर बंधुओं द्वारा 2 ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के काल में। अगला देखेंगे, निम्न का मिलान कीजिए, फिर से मिलान कीजिए, चलिए करते हैं। भारतीय सेना में अधिकारी वर्ग का भारतीयकरण, दूसरा है प्रथम गोलमेज बैठक, तीसरा भारत में कांग्रेस सरकारों का गठन, और चौथा है कैबिनेट मिशन योजना। तो पहला यानी भारतीय सेना में अधिकारी वर्ग का भारतीयकरण, यह लॉर्ड रीडिंग के काल में। प्रथम गोलमेज बैठक, यह तो बताना नहीं पड़ेगा, इरविन के काल में प्रथम गोलमेज बैठक। तीसरा है प्रांतों में कांग्रेस सरकारों का गठन, तो यह चला जाएगा आपका में ये लॉर्ड लिनलिथगो के काल में। कैबिनेट मिशन यह चला जाएगा, जो बच गया बाइबल के काल में। अगला है 1940 के दशक में शुरू हुआ वंदे मातरम आंदोलन निम्नलिखित में से किस जगह सक्रिय था? तो यह हैदराबाद में सक्रिय था। अगला निम्न का मिलान कीजिए। चटगांव आर्मरी रेड, दूसरा अभिनव भारत, तीसरा अनुशीलन समिति, चौथा कूका आंदोलन। तो यह तो कल्पना दत्त से संबंधित था। चटगांव आर्मरी रेड, अभिनव भारत यह अरविंद घोष से, अनुशीलन समिति यह संबंधित था, सॉरी दोस्तों रुकिए कुछ मिस्टेक हुआ, हाँ चटगांव आर्मरी रेड कल्पना दत्त से, अभिनव भारत यह वीडी सावरकर से, पहले में सही थी। अब अनुशीलन समिति आ गया आपका यहाँ अरविंद घोष से, और कूका आंदोलन गुरु राम सिंह से संबंधित है। अगला देखेंगे, अगला है यह कथन कारण, फिर से आ गया। सूर्यसेन अपने साथियों के साथ जापान चले गए, यह गलत है। उन्होंने चटगांव की शस्त्रशाला पर अधिकार कर लिया था, यह सही है। अगला, शस्त्र एवं शरण के लिए क्रांतिकारी आतंकवादी के विश्वव्यापी संपर्क के महत्वपूर्ण विचारगत प्रभाव हुए, सही है। दूसरा कह रहा है बाद के काल में अधिकतर क्रांतिकारी आतंकवादी समाजवादी व कम्युनिस्ट बन गए, यह भी सही है। कथन कारण दोनों। मुस्लिम लीग का संस्थापक कौन था? तो मुस्लिम लीग का संस्थापक नवाब सलीमुल्लाह खां थे। अगला, 1937 के प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस को काफ़ी सफलता मिली थी, परंतु प्रांतों में उसने तभी सरकारों का गठन किया जब सरकार ने इस बात का आश्वासन दिया कि
किस बात का? प्रांतों के गवर्नर अपने विशेषाधिकारों का स्वेच्छाचारी ढंग से प्रयोग नहीं करेंगे। तब निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रथम भारतीय अध्यक्ष एवं भारत के संसदीय इतिहास में स्वस्थ परंपराएं डालने वाले थे? तो यह विट्ठल भाई पटेल थे। अगला कह रहा है 1935 के भारतीय सरकार अधिनियम के अंतर्गत 1937 में विधानसभाओं के लिए हुए निर्वाचनों के बाद कितने प्रांतों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सरकार बनाई? तो यह 7 आंसर होगा, 7 में। ठीक है। अगला, भारत में किस तिथि को पहली कांग्रेस सरकार स्थापित हुई? तो दोस्तों यह तो 100 नंबर आंसर लग रहा है, यहाँ और नंबर आंसर होगा 1 अप्रैल 1937 को। अगला है, ब्रिटिश सरकार के किस एक अधिनियम ने सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद पर उनके अधिकार को और प्रबल बना दिया था? तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। अगला है, निम्नांकित में से कौन एक सुमेलित नहीं है, यानी मैच नहीं है? पिट्स इंडिया एक्ट, यह तो वारन हेस्टिंग्स, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी, यह आंसर दिया हुआ है ना। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, लॉर्ड कर्जन। अगला है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का आधार बनी? दूसरा है, भारतीय सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी? तीसरा है, ऐसा आंसर वही होगा, तो तीसरा पढ़ने का जरूरत नहीं है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट भारतीय सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी। अगला है, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1833 के निम्न प्रावधानों में वह कौन सा एक सत्य नहीं है? तो दोस्तों यह और वह तो नहीं होगा, आगे देखते हैं। 100 नंबर कह रहा है, काउंसिल के गवर्नर जनरल को विधिकर्ता की सभी शक्तियां प्रदान करना। 2 नंबर कह रहा है, द, यही आंसर होगा। गवर्नर जनरल की काउंसिल में विधि सदस्य के रूप में एक भारतीय की नियुक्ति, तो यही नहीं था, बाकी बात थे। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में प्रांतीय स्वशासन का उपबंध था? हाँ था। एक संघीय न्यायालय की स्थापना का उपबंध था? यह भी था। केंद्र में एक अखिल भारतीय संघ का उपबंध था? यह भी था, यानी 1, 2, 3 सभी थे। अगला, निम्नांकित किस शासन अधिनियम के माध्यम से उच्चायुक्त की नियुक्ति यानी हाई कमिश्नर की नियुक्ति की गई थी? तो यह हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत या तहत। अगला, निम्नांकित में से किस अधिनियम के माध्यम से पृथक निर्वाचन पद्धति का विस्तार मुसलमानों के साथ सिखों तथा यूरोपियों पर भी किया गया? तो यह काउंसिल एक्ट 1919 के द्वारा। अगला, 1935 के अधिनियम की निम्नांकित में से कौन सी एक वैशिष्ट युक्ति नहीं थी? तो पहला ही आंसर होगा, केंद्र के साथ प्रांतों में द्वैध शासन। अगला है, निम्नांकित कथनों पर विचार करें। चार्टर एक्ट 1953 के द्वारा ब्रिटिश संसद ने पुनः कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को बहाल किया। और दूसरा कह रहा है, 1858 के चार्टर एक्ट के द्वारा प्रशासन का कार्यभार सीधे ब्रिटिश क्राउन को सुपुर्द किया गया। कौन सा सत्य है? तो यह सत्य है। 1858 के चार्टर एक्ट के द्वारा प्रशासन का कार्यभार सीधे ब्रिटिश क्राउन को दे दिया गया। अगला कह रहा है, कांग्रेस के नेताओं द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने कांग्रेस पार्टी को छोड़कर निम्न में से किस एक पार्टी का गठन किया? ये शायद यह पीछे भी आंसर आया था, तो इंडियन लिबरल फेडरेशन। अगला है, 1936 के भारत शासन अधिनियम के माध्यम से प्रस्तावित फेडरल यूनियन में देशी रियासतों को शामिल करने की ब्रिटिश सरकार के आतुरता की व्याख्या किए विकल्प से की जा सकती है? तो अवश्य नहीं है, 2 नंबर आंसर होगा। राष्ट्रीय नेताओं के साम्राज्यवाद विरोधी सिद्धांतों को व्यर्थ करने हेतु राजाओं का इस्तेमाल करना, यही आंसर। तो दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी यानी 250 प्लस गया ना, 250 प्लस क्वेश्चन आंसर यही रहे।
और यह भी आप बताइएगा कमेंट करके कि आपने कितना सॉल्व किया। तो दोस्तों तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और किसी भी समस्या का निडरता से सामना कीजिएगा। आप हैं तो हम हैं, इसलिए आप लोग भी सुरक्षित रहें और मैं भी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।